Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3, Ruling the Countryside, and this chapter is related to our history portion. And in our today's class, we are going to start a new topic, which is crops for Europe. इस टाइम तक आते आते हम लोगों ने रेवेन्यू के अलग अलग पॉइंट्स देखे थे, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के ऊपर इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एंड इसमें हमने महलवाड़ी सिस्टम देख लिया, हमने मुनरो सिस्टम देख लिया है। वी हैव आल्सो डन द परमानेंट सिस्टम। नाउ अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो कंट्री साइड पर रूल करने की मंशा रखते थे, उनके आगे क्या प्लान्स थे। सो द ब्रिटिश रियलाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी introduce with a book. This is a book, this is a history book, and for this topic you have to open page number 30. So the British realized that the countryside could not only yield revenue, uh, as you can see here, it also grew the crops that यूरोप रिक्वायर्ड। तो हमने ये देखा पिछली क्लासेस को देखते हुए कि जो कंट्री साइड है वो न सिर्फ हमें रेवेन्यू दे रहे हैं, उन रेवेन्यू को हम लोग जब कलेक्ट करें तो हमें ये पता चलता है कि वो क्रॉप्स उगा रहे हैं जिसकी जरूरत यूरोपियंस को है। ऐसे क्रॉप्स की कल्टीवेशन वहां पर हो रही है। Now, the late 18th century, by the late 18th century, sorry for the interruption. Yes, by the late 18th century, uh, yes, now the company was trying to expand the cultivation of opium and indigo in the century and a half that followed. The British persuaded or forced the cultivators to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces. Now you can say Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, Maharashtra and Punjab, and rice in Madras. So अब जो कंपनी है उसने क्या किया, अपने इस कल्टीवेशन को, जो है ओपियम, ओपियम जिसे हम नील बोलते हैं, सॉरी ओपियम ये है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ ओपियम, यह एक तरीके की अफीम होती है। एंड इंडिगो, ओपियम एंड इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाने के लिए या उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए वो फोर्स करती थी, ये है नील, जो कि जिससे जो ब्लू कलर है वो रिलीज होता है। तो इन दोनों की कल्टीवेशन को करने के लिए ब्रिटिशर्स ना फोर्स करते थे जो इंडियन कल्टीवेटर्स थे उनको। ब्रिटिश persuaded or forced cultivators to produce other crops also, like jute in Bengal, as you can see here's the picture of jute, tea in Assam, sugarcane in United Provinces. Nowadays, it is also known as Uttar Pradesh, and wheat. There is no picture of wheat. Wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras. तो इन सब चीजों को कल्टीवेट करने के लिए ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियन कल्टीवेटर्स को। तो क्रॉप्स ये किस काम में आने वाली है, ब्रिटिशर्स के काम में आने वाली। तो उन्हें क्या करना है, फोर्स करना है ताकि ये लोग यहाँ पर उगाए और वो लोग वहां पर उनका फायदा उठा सकें यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, डज कलर हैव अ हिस्ट्री। उससे पहले हमारे एक पैराग्राफ है, लेट मी रीड दिस पैराग्राफ। हाउ वाज दिस डन, what how was this done, this portion, how was this done? The British use a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कोशिशें की, जो उन्हें जरूरत की क्रॉप्स लगती हैं उनको उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए लोगों को फोर्स किया। अब उसके पीछे एक हिस्ट्री है या फिर कहें हम एक स्टोरी है जिससे हम इस पॉइंट के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, डज कलर हैव हिस्ट्री, क्या रंगों का भी इतिहास होता है? यस, एवरीथिंग हैज देयर ओन हिस्ट्री। नाउ हियर इज द इमेज, टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। ये कॉटन प्रिंट्स के दो एग्जांपल्स हैं। इनमें क्या, एक पीस ऑफ क्लोथ है जिसके ऊपर दो प्रिंट्स बने हुए हैं। लेफ्ट shows the kalamkari print created by the weavers of Andhra Pradesh. Here is the print, kalamkari print. Right is a floral cotton print designed and produced by William Morris. The person's name is William Morris. A Morris cotton print, late 19th century, England. He was a poet, artist of 19th century Britain. Common in two prints. इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कपड़े पर की गई कलाकारियां हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? द कॉमन थिंग इज बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल इंडिगो। इन दोनों में ही एक कलर का यूज किया गया, रिच ब्लू कलर का। एज यू कैन सी हियर, अगर इसमें बोले इसमें कहाँ है ब्लू कलर, ये बिल्कुल ये ब्लू कलर, बहुत सारी जगह पे आपको ब्लू कलर के प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। और ये इन दोनों की जो
प्रिंट्स है उनमें कॉमन है कि रिच ब्लू कलर को यूज किया गया है, और वो रिच ब्लू कलर इन्हें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है इंडिगो से। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ इंडिगो। ये जो आपको दिख रहा है, इसी से कल्टीवेट, ये जो कल्टीवेशन है इसी से निकाला जाता है आपका ब्लू कलर, जिसे हम नील की खेती भी बोलते हैं। उसके बाद के हमारे जो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ये स्टोरी छोटी सी पढ़ी, द ब्लू कलर दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स, जब ये जो ब्लू कलर हमने इन प्रिंट्स के अंदर देखते हैं, इसे हम एक पौधे से निकाल रहे हैं। इस पौधे का नाम क्या है, मतलब ये वाला जो पौधा है, इससे हम नील जो कलर है वो हम लोग रिलीज करते हैं। इट इज लाइक दैट द ब्लू डाई यूज इन मॉरिस प्रिंट, जिस तरीके से आपके इस पिक्चर में, दोनों पिक्चर्स में, यस, इन दोनों पिक्चर्स में इन दोनों कलर्स को यूज में लिया गया है। और एट दैट टाइम इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड। उस समय पर सबसे ज्यादा ब्लू कलर, या अगर हम बोले ये डाई कौन कल्टीवेट करता था, इंडिया कल्टीवेट करता था, और प्रोड्यूसर था इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिगो एट दैट टाइम पीरियड। तो सारा का सारा जो कलर है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, हमारे कल्टीवेशन से निकल के आ रहा है। तो कलर का ये इतिहास है। उसके बाद के हमारे पॉइंट्स हैं, वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो। अब देखिए क्यों हमें इंडिया का ही इंडिगो क्यों चाहिए, देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दिस, दैट indigo plant grows in tropics. So now what do you mean by tropics? So here you can see that ये जो पिंक कलर में हाईलाइटेड पोर्शन है, 0 डिग्री टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री, 30 डिग्री पे नहीं मानेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पिंक कलर का पोर्शन है वो ट्रॉपिक्स कहलाता है। तो इंडिगो प्लांटेशन के लिए सबसे मेजर पॉइंट है कि इंडिगो प्लांट बढ़ कहाँ सकता है, कल्टीवेट कहाँ हो सकता है, वो ट्रॉपिक्स में हो सकता है, इन ट्रॉपिकल एरियाज में। एंड इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल एरिया, हाफ ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल एरिया। So, the indigo plants primarily, grows primarily in the tropics. Okay. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye clothes. तो 13th century आते आते हमारे यहाँ का जो इंडिगो है उसको इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कपड़ा बनाने वाले थे, वो हमारे ही कपड़े से कपड़े, हमारे ही कलर्स से कपड़ों को डाई करते थे, कलर उनमें भरते थे। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन, दो बार यहाँ पे इंडियन इंडिगो लिख दिया है तो इसको एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। यस, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? However, small amount of Indian indigo reached the European market because the price was very high. एग्जाम्पल देते हैं, कोई एक ऐसी चीज है जिसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा होगी, वैक्स, अगर मान लेते हैं कि अभी कोई ऐसी एक दवाई होती है जिससे हम लोग कोविड को बिल्कुल तरीके से ठीक कर सकते, ओके, ऐसे ही अभी तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो उससे बहुत ज्यादा क्योर हो जाता है, पर एग्जाम्पल से मानते हैं कि ऐसी दवाई है जो कि एक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। तो उसकी ऑब्वियस सी बात है वो शॉर्टेज में सबसे पहले वो कम, मतलब पहले ट्रायल हो चुका जो भी है, उसके बाद जब वो मार्केट में आती है तो वो कितनी जल्दी बिक जाएगी, बहुत जल्दी उसकी डिमांड होगी। तो क्या है, जो क्वालिटी में अच्छी चीजें होती हैं उसका क्या, प्राइस हाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन द यूरोपियन मार्केट द प्राइस ऑफ इंडिगो इज वेरी हाई। European cloth manufacturer had to depend on other plants like wood to make violet and blue dyes। अब देखिए, जब क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हाई है इन किसकी, इंडिगो की, अदर मार्केट्स में, तो जो और क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने दूसरा रास्ता सोचा कि क्या किया जाए, कि किस तरीके से इसका दूसरा, जैसे कभी कोई एक चीज अगर अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है, तो उसकी फेक चीजें या फिर उसकी नकली भी कॉपी बन जाती है, तो वही बात है, यहाँ पर वो कॉपी तो है बट यहाँ हम वुड की बात कर रहे हैं। हियर इज द पिक्चर ऑफ वुड। वुड भी एक प्लांट है जिससे हम कपड़ों को डाई कर सकते हैं। तो क्योंकि इंडियन इंडिगो की प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि वो उन्हें डिपेंड होना पड़ा और तरीके के प्लांट्स पर अपनी जो क्लोथ है उनको डाई करने के लिए। तो इन्होंने वुड नाम का, ये प्लांट है, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, सो ये लोग इन पर डिपेंड हो गए टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज। इंडिगो के अलावा ये लोग वुड पर भी डिपेंड हो गए थे। Being a plant of temperate zones, wood were more easily available in Europe. Now, as we
कैन सी हियर, ये जो पिंक कलर का हाईलाइटेड पोर्शन था वो है आपका ट्रॉपिक, उसके ऊपर वाला जो ये पूरा पोर्शन है ये टेम्परेट जोन। क्योंकि पूरा हमारा ये रहा इंग्लैंड, ये हमारा पूरा इंग्लैंड टेम्परेट जोन में आता है, और वुड भी एक टेम्परेट टाइप के एनवायरनमेंट में कल्टीवेट होता है। जबकि हमारा जो इंडिगो, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इंडिगो, इंडियो इंडिगो ट्रॉपिक्स में उगता है। सो हियर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वुड एंड इंडिगो। क्योंकि यूरोपियन एरियाज में वुड अच्छे से उग जाता था, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बीइंग अ पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन, sorry for the interruption. Yes, it was grown. Yes, being a part of temperate zones, as you can see here, wood was more easily more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in the parts of Germany and Britain. तो उसे कहाँ कहाँ कल्टीवेट किया गया, एक बार मैं आपकी हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, नीचे स्पेन है, फिर यहाँ पे जर्मनी, इटली, ये रहा इटली। तो इन सभी जगहों पर वुड को कल्टीवेट किया जाने लगा। एंड वर्ड नाउ व्हाट happened next? Worried by competition from indigo, wood producers प्रेशराइज गवर्नमेंट बैन इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। अब एक ही जगह पर कोई एक अच्छी क्वालिटी की चीज है और दूसरी जो चीज है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बट फिर भी काम चल रहा है। तो वुड के कल्टीवेटर्स को ये डर बैठ गया कि अगर इंडिगो मार्केट में रहेगा तो उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। तो वुड प्रोड्यूसर्स ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप इंडिगो को यूरोपियन एरियाज में ना आने दें। तो इस वजह से एक तरीके से आपकी इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको एम्पावर करने लग गया था वुड कल्टीवेशन। तो यहाँ पर वुड कल्टीवेटर ने प्रेशराइज किया था टू नॉट टू इम्पोर्ट और बैन इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो इन द यूरोपियन कंट्रीज। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? क्लॉथ डाई प्रेफर्ड इंडिगो डाई, पर जो क्वालिटी आप कहीं लेके नहीं जा सकते हो, जो क्लोथ डायर्स थे, जो कलर रंगना जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो प्रेफरेंस किसको देते थे? वो देते थे इंडिगो को। इंडिगो क्योंकि रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है, द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। बट वुड, इंडिगो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करती है, बट जो वुड है उसका कलर बहुत डल होता था। दैट्स व्हाई 17th century यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर persuaded their government to relax the ban on indigo import। पर फिर बाद में जो बैन हुआ था ऊपर, धीरे धीरे क्योंकि क्वालिटी इंडिगो की अच्छी है, तो इसलिए जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए, किसमें? इंडिगो के इंपोर्ट में। फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो, और अब अपने एरियाज में भी उन्होंने इंडिगो को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। एंड ऑफ 18th सेंचुरी डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रू। 18th सेंचुरी आते आते इंडियन इंडिगो की डिमांड वैसे तो बढ़ी हुई थी, कम तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बट यहाँ पर क्योंकि इन्होंने बैन कर दिया था, दैट्स व्हाई 18th सेंचुरी में डिमांड वापस बढ़ती है। ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज, इस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड, और कॉटन प्रोडक्शन मीन्स कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती जा रही थी, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड ऑफ क्लोथ डाइज। और जैसे ही हमें क्लोथ चाहिए तो उनको डाई करने के लिए कलर चाहिए। कलर कहाँ से आ रहा है? इंडियन मार्केट से आ रहा है। इस वजह से क्या हुआ? डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीजेस, इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज अमेरिका कोलैप्स, और जो इंडिगो ने वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिल रहा था वो भी कोलैप्स हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, उन्हें नहीं मिल पाता है। 1783 to 89 प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ, until the year of 1783 to 89 जो प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो आधा रह जाता है। अब उसके बाद क्लोथ जो डायर्स हैं, क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब उन्हें क्या है, यहाँ से तो मिल नहीं रही है, तो अब वो अदर सोर्सेज देखेंगे, और उन अदर सोर्सेज में था क्या, उसको एक बार डिस्कस करते हुए हम अगली क्लास में वापस से रिकैप करते हुए पढ़ेंगे कि फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्यूर्ड। अब कहाँ से लाई जाए, यहाँ से मिल नहीं रही है, वहाँ हमने बैन कर दिया था, फिर वापस आ रही है। तो ऐसा क्या हुआ था इंडियन मार्केट में, जो हमारा टॉपिक है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ब्रिटेन वापस इंडिया, ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ, वापस उन्होंने इंडिया का रुख क्यों किया था? सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास।
So now I'm again repeating what we have done in this class. So our very first topic is crops for Europe. The European countries pressurize the Indians to cultivate opium and indigo. This we have done. This is indigo and this is the picture of opium. ओपियम एक तरीके की अफीम होती है और इंडिगो से कपड़ों को डाई करते हैं. उसके बाद कलर्स की हिस्ट्री पढ़ी थी हम लोगों ने. इन दोनों प्रिंट्स को हमने देखा था कपड़े के ऊपर. इन दोनों प्रिंट्स में हमने देखा कि रिच ब्लू कलर का यूज में लिया गया है एंड दैट रिच ब्लू कलर इज ऑल्सो नोन एज इंडिगो. ना इंडिगो की पूरी हिस्ट्री देखी कि पहले इंडिगो को यूरोपियन कंट्रीज में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी क्योंकि वो ट्रॉपिक्स में उगता था और यूरोपियन कंट्रीज ट्रॉपिक्स में नहीं है, टेम्परेट जोन में. तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेट जोन में उगने वाला एक पौधा था जिसे हम बोलते हैं वोड, उस पर डिपेंडेंट होने लगे. बट the quality of our indigo or we can say Indian indigo is very high, very rich. That's why जो wood था उसकी जो क्वालिटी थी, उसका जो कलर था वो पेल था, डल था थोड़ा. So that's why वापस से वो यूरोपियन मार्केट में आता है क्योंकि पहले उसे बैन कर दिया गया था. क्योंकि वुड प्रोड्यूसर ये नहीं चाहते थे कि उसका कोई कंपटीशन सामने आए. तो इन सभी हिस्ट्री के साथ हम लोगों ने आज का ये टॉपिक कंप्लीट किया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन को वापस इंडिया की तरफ रुख करना पड़ा, क्या क्या वो क्राइटेरिया थे. सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू.